तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोनी मैक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग इंडियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है साबिर खान ने। इस मूवी का नाम है अद्भुत, जिसके अंदर मेन स्टार कास्ट में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने एक डिटेक्टिव का रोल प्ले किया है जो कि सुपरनैचुरल और हॉरर चीजों पर बिलीव तो नहीं करते, लेकिन एक केस उनके सामने ऐसा आ जाता है जिसके चलते उनको ये मानना पड़ता है और ये उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा पेचीदा केस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में हम अनंत वन की वादियों को देखते हैं, जहां पर गजराज अवस्थी अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ में रहता है और आज उसे एक अवार्ड मिलने वाला था जिसके लिए वो वहां पर चले जाता है। और अवार्ड इसलिए क्योंकि वो एक डिटेक्टिव होते हैं जिन्होंने बहुत से केसेस को सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प करी थी। खैर तभी हम देखते हैं कि गजराज वेन्यू के बाहर सिगरेट पी रहा होता है कि इसी बीच एक बूढ़ा व्यक्ति गजराज से ये पूछता है कि क्या वो ठीक फील कर रहा है। गजराज ये कहता है कि हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है। वो पूछता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही सड़े रहते हो, जिस पर गजराज कहता है कि नहीं, ये खास तुम्हें देखकर होता है। अब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि सुना है आज तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है, मगर तुमने केस को सॉल्व करने में काफी वक्त लगा दिया। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि क्रिमिनल है कौन। गजराज बोलते हैं कि देखो अब शुरू मत हो जाना, और वहां से वो सीधा अब वेन्यू की तरफ चले जाता है। तभी ऑफिसर गजराज को स्टेज पर बुलाते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने में पुलिस की बहुत हेल्प करी है। अब गजराज जो होते हैं वो स्टेज पर आते हैं और अवार्ड लेकर कहते हैं कि धन्यवाद। लेकिन तभी वहां पर जो रिपोर्टर्स होते हैं वो उनसे ये पूछते हैं कि क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा केस रहा है जिसको सॉल्व करने में उनको भी दिक्कत रही हो। अब कहानी जब पास्ट में जा रही होती है तो एज एन ऑडियंस हम गजराज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख पाते हैं कि उस रूम की जो लाइट थी वो फ्लिकर कर रही थी, और ऐसे ही करते करते तभी काफी डिस्टर्बिंग फ्लैशबैक्स उनको आते हैं। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक कपल को हम नोटिस कर पाते हैं जिनका नाम आदित्य और श्रुति होता है, जो कि ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे। उनकी बातों से हमको पता चलता है कि ये उनका नया घर है जहां पर आसपास बहुत कम लोग हैं और केबल और वाईफाई कनेक्शन भी 2 दिन बाद लगेगा। तभी श्रुति कहती है कि वो उसको एंटरटेन कर सकती है और वो दोनों थोड़े से रोमांटिक मोमेंट्स को शेयर करते हैं। लेकिन अचानक से घर का मेन डोर अपने आप खुल जाता है। अब इस चीज को देखकर श्रुति थोड़ा डर जाती है और दरवाजा बंद करने जाती है। अब वापस आने पर आदित्य कहता है कि वो ऊपर सोने जा रहा है और इस बात से श्रुति भी थोड़ा सा निराश होकर सोने चली जाती है। अब सुबह उठकर श्रुति देखती है कि आदित्य क्रिसमस ईव पर भी काम पर जा रहा था। वो आदित्य से कहती है कि वो आज काम पर ना जाए, लेकिन आदित्य बताता है कि आज बोर्ड मीटिंग है और उसे जाना ही होगा। और जाते वक्त श्रुति के हाथ पर वो एक इंजेक्शन लगाता है। वो ये कहता है कि वो उसे कॉल करेगा और ये बोलकर वहां से निकल जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि श्रुति किचन में वेजिटेबल्स को चॉप कर रही थी कि तभी उसे आदित्य का कॉल आता है। एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि आदित्य अपनी वाइफ से थोड़ा सा रूडली बात करता है और उसकी बात को सुने बिना ही कॉल को कट कर देता है। खैर श्रुति के फोन रखते ही अचानक से घर की सारी लाइट्स जो होती हैं वो ऑन ऑफ होने लगती हैं और किचन में रखा हुआ ग्राइंडर अपने आप ही शुरू हो गया था। ये सब देखकर वो काफी डर जाती है। वो किचन में जाकर नोटिस करती है कि सारे कैबिनेट्स खुले हुए थे और ग्राइंडर अभी भी चल रहा होता है। वो ग्राइंडर के स्विच को ऑफ करती है, उसके प्लग को निकाल देती है, लेकिन वो फिर भी चलता रहता है, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। खैर इतने में ही होता यह है कि ग्राइंडर की जो लिड थी वो उसकी तरफ उड़ते हुए आती है और वो नीचे झुककर बच जाती है। लेकिन पीछे देखने पर हम नोटिस करते हैं कि दीवार पर एक क्रॉस का निशान बन गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आदित्य ने गजराज को ही एज अ डिटेक्टिव अपने घर पर बुलाया था। गजराज घर के अंदर आकर थोड़ा इधर उधर देखता है और आदित्य से ये पूछता है कि कोई दिक्कत हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, आपने एक डिटेक्टिव को क्यों हायर किया? और फोन पे आपकी आवाज में नमी और घबराहट मौजूद थी, शायद से अपनी दिक्कत की वजह से या फिर इस वजह से कि आपने एक डिटेक्टिव को फोन किया, बताइए क्या दिक्कत है? जिस पर श्रुति ये बोलती है कि उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है और गजराज उन्हें ये बोलता है कि तब तो आपको पुलिस के पास ही जाना चाहिए था। लेकिन श्रुति बताती है कि ये नॉर्मल हमले नहीं है, यहाँ पर जो हो रहा है वो बहुत ही अलग है, सुपरनैचुरल है। वो बोलती है कि जब वो 5 सेकंड के लिए किचन के बाहर गई और आकर देखा तो किचन के सारे कैबिनेट खुले हुए थे। इस घर का पोजेशन उसे बर्थडे वाले दिन मिला था। अब मौसम खराब होने की वजह से वो यहीं पर रुक गए थे, लेकिन उस रात भी उसे एक भयानक सपना आया था कि कोई एंटिटी उसके बिस्तर के ऊपर है और उसे मुस्कुराते हुए घूर रही है। अब अगले दिन नए घर की शॉपिंग करने पर जहां पर वो गए थे लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और अचानक से ही एक बड़ा झूमर उस दुकान में उन दोनों पर गिर जाता, लेकिन वो जैसे तैसे बच गए। गजराज ये सब बातें सुनकर उन्हें एक इत्तेफाक बोलते हैं और हर हादसे की एक लॉजिकल रीजनिंग देते हैं।
जैसे कि कभी कभी बिना प्लग ऑन करे भी अप्लायंसेस चलते हैं, जिसको वैम्पायर इफेक्ट कहते हैं। और जिस दुकान से वो लाइट्स लेने गए थे वो 64 साल पुरानी है, जिसका झूमर गिर सकता था। लेकिन इतना बोलते ही श्रुति उन्हें कुछ फोटोज दिखाती है। वो ये बताती है कि जब झूमर गिरा था तो उसके जो क्रिस्टल्स थे उससे एक क्रॉस फॉर्म हुआ और किचन के अंदर भी दीवार पर सेम निशान बना था। अब ये सब देखकर गजराज थोड़ा सा सोचता है और इतने में ही आदित्य उनसे ये पूछता है कि क्या ये सब चीजें आपके लिए कोई सेंस बना रही हैं। जिस पर गजराज कहता है कि हमले 2 बार हुए, दोनों ही दिन स्पेशल थे, शिफ्ट होने का दिन और बर्थडे का दिन। क्या कोई और स्पेशल डे आने वाला है? जिस पर श्रुति गजराज को बताती है कि अगले हफ्ते आदित्य का एनुअल सेमिनार है। तभी गजराज उससे उनकी सारी डिटेल्स, डेटा और हिस्ट्री मांगता है और उन्हें ये कहता है कि काफी कुछ है रिव्यू करने के लिए, लेकिन इस बीच कुछ भी होता है तो वो बेझिझक उसे कॉल कर लें। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब गजराज अपने असिस्टेंट सोनू को बुलाकर ये कहता है कि उन्हें रावत हाउस के 1 किलोमीटर के रेडियस का पूरा मैप चाहिए और वो कल रात की फाइल के बारे में पूछते हैं। इस पर सोनू कहता है कि वो सुबह से उस पर काम कर रहा है, लेकिन गजराज काफी शातिर था। वो बताता है कि तुम थोड़ी देर पहले ही आए हो, साइकिल ढंग से पार्क नहीं है, स्वेटर पे बिस्किट के दाने हैं, टेबल पर लगी घास और तुम्हारे चश्मे की रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि तुम लेट आए हो और काम के बजाय तुम कंप्यूटर के ऊपर मजे से गेम खेल रहे थे। गजराज कहता है कि मेरे साथ काम करना है तो ढंग से काम करना होगा। एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि गजराज रावत हाउस केस की इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छे से कर रहा होता है। वो अब ललित लाइट शॉप पर जाता है जहां पर वो झूमर गिरा था कि कुछ चीजों को ताकि वो चेक कर पाए, और घर के आसपास के लोगों को, जगहों को वो करीब से परखते हैं, कुछ तस्वीरें भी लेते हैं। खैर कुछ ही समय के बाद वो रावत हाउस जाकर आदित्य और श्रुति को ये बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो ये बहुत ही आसान था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हर बार चीजें छू कर निकल गईं, लेकिन लगी नहीं। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। गजराज बाहर बैठकर कुछ लिख रहा होता है कि तभी वही बूढ़ा व्यक्ति आकर ये कहता है कि मैं कुछ हेल्प करूं, और तभी वो चेस खेलने को कहता है, लेकिन गजराज कहता है कि वक्त नहीं है और वहां से चले जाता है। खैर अब गजराज जो होता है वो चर्च जाकर उस दीवार के निशान को चर्च के क्रॉस से कंपेयर करते हैं। खैर अब अगले हफ्ते वो गुड लाइफ हॉस्पिटल के एनुअल सेमिनार को अटेंड करने जाते हैं सोनू के साथ, जहां पर स्टेज पर गुड लाइफ हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि शॉकिंगली आदित्य रावत ही था, उसको बुलाया जाता है, यानी कि इतनी छोटी उम्र में एमडी। खैर आदित्य स्पीच देते वक्त बताता है कि हम सिर्फ कुछ दिन दूर हैं हॉस्पिटल की न्यू विंग की शुरुआत करने में। खैर इतने में ही वहां पर हॉल की सारी लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं और वहां बैठा हर एक शख्स इस चीज को देख पा रहा था। अब आदित्य स्पीच को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है, मगर वहां पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसको गजराज नोटिस करता है कि ये आवाजें हॉल के फैन से आ रही थी, जो कि अजीब तरह से हिल रहे थे। और सोनू को सारे फैंस बंद करने के लिए वो कहता है। सारे फैंस बंद हो जाते हैं, मगर एक फैन उड़ता हुआ आदित्य और श्रुति के ऊपर आकर गिरता है, मगर किसी तरह से वो दोनों बच जाते हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और इसी बीच गजराज ये देखता है कि जिस दीवार पर वो फैन गिरा था उस दीवार पर भी क्रॉस का निशान बन चुका था, यानी कि श्रुति की बातें गलत नहीं थी। फिर अब पीछे मुड़ने पर वो एक लड़की को भीड़ में धीरे धीरे चलते हुए देखता है और उसके पीछे भागता है, मगर तब तक वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। अब गजराज हॉल की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जहां पर उस लड़की का चेहरा साफ नजर आता है, जिसको देखकर गजराज सोचने लगता है कि उन्होंने इस लड़की को कहीं तो देखा है, कि तभी उन्हें याद आता है कि ये लड़की उन्हें चर्च में दिखाई दी थी। अब गजराज सोनू को उस लड़की की डिटेल्स निकालने को कहता है और वहां से जल्दी में चला जाता है। गजराज के चर्च पहुंचने तक सोनू उस लड़की का नाम पता करके उन्हें कॉल पर बताता है, जो कि था मैरी मैथ्यूज। गजराज अब सोनू को ऑफिस जाकर मैरी के बारे में बचपन से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए कहता है और चर्च में फादर से मैरी मैथ्यूज के बारे में पूछता है। चर्च के फादर गजराज को बताते हैं कि मैरी एक आशा नाम की संस्था के साथ काम करती है और एक्सीडेंट विक्टिम्स को अपने साथ हर वेंसडे चर्च लाती है प्रेयर्स के लिए। अब गजराज फादर से मैरी का नंबर मांगता है, लेकिन फादर ये कहते हैं कि उनके पास उसका नंबर नहीं है, और ये सुनकर गजराज बहाना लगाकर वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑब्वियस ही बात है वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था और वो चीज को प्राइवेटली कर रहा था, जिसके चलते उसे बहाना बनाना पड़ा। अब वहां पर सोनू उनको बताता है कि आशा संस्था के अलावा मैरी का कोई डेटा या फिर हिस्ट्री मौजूद नहीं है। अब एज एन ऑडियंस हम ये देखते हैं कि गजराज मैरी मैथ्यूज को सामने बैठा इमेजिन करते हैं और उससे ये पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हारा रावत से क्या लेना देना है, और तुम ये झूमर, ग्राइंडर, पंखे और वो निशान वगैरह कैसे बना रही हो। खैर तभी वो अपनी मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आ जाता है। अब गजराज सोनू को आशा संस्था और मैरी मैथ्यूज पर नजर रखने के लिए कहता है। पूरे दिन का पैटर्न, ब्रेक्स का टाइम, घर का एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स का पता लगाने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर गलती की तो उसकी बीवी, यानी कि जिसको वो मौसी बोलता है, वो उसको गुड बाय बोल दे, यानी कि वो काम से उसे निकाल देगा।
एनीवेज हम देखते हैं कि सोनू ने आशा संस्था और मैरी पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रावत हाउस में आदित्य और उसकी बीवी के बीच काफी टेंस्ड माहौल होता है। गजराज अब गुड लाइफ हॉस्पिटल पहुंचकर थोड़ी दूर से ये देखता है कि आदित्य किसी लड़की से काफी हंसकर बातें कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में गजराज आदित्य के पास जाता है, मगर आदित्य ये कहकर पूछताछ से मना कर देता है कि उसे सर्जरी के लिए लेट हो रहा है। गजराज कहता है कि कुछ जरूरी सवाल है और मैरी मैथ्यूज के बारे में वो पूछना चाहता है, मगर आदित्य कहता है कि वो मैरी को नहीं जानता। गजराज उसे दोबारा सोचने के लिए कहता है, जिस पर आदित्य कहता है कि यहाँ पर ढेर सारे पेशेंट्स आते हैं और वो हर किसी को याद नहीं रख सकता, जिसके चलते वो सर्जरी के लिए चला जाता है। सोनू अब ऑफिस आता है और गजराज को मैरी के रूटीन के बारे में बोलता है। वो बताता है कि वो सुबह 9 बजे चेक इन करती है, आधा घंटा सबसे बात करती है, फिर 2 घंटे फिजियोथेरेपी होती है, 11:30 से 1 बजे तक रीडिंग और रिलैक्सेशन, फिर लंच होता है। गजराज पूछता है कि क्या मैरी इस बीच कहीं बाहर नहीं जाती, तो सोनू मना कर देता है। लंच के बाद सभी कुछ देर टीवी देखते हैं, फिर 3:30 बजे योगा और मेडिटेशन टेरेस पर होती है। शाम को चाय पीती है और गेम्स खेलती है और 9 बजे वहां से निकल जाती है। टेरेस की बात सुनकर गजराज सोनू से पूछता है कि टेरेस पर ज्यादा प्लांट्स हैं क्या, और लेफ्ट साइड में सैनी कंपनी का केबल डिश एंटीना भी है, तो सोनू हाँ में जवाब देता है। तभी गजराज को याद आता है कि उन्होंने वो टेरेस ललित लाइट्स के पास देखी थी, यानी कि वही दुकान जहां पर आदित्य और श्रुति वो लैंप और झूमर वगैरह लेने गए थे, जो कि उनके ऊपर गिरते गिरते बचा था। अब सभी पॉइंट्स को जोड़ने के बाद गजराज सोनू को बताता है कि 24 दिसंबर को हमला मंडे को हुआ था और मैरी चर्च वेंसडे को जाती है, लेकिन क्रिसमस ईव पर पूरे दिन मास रिहर्सल होती है, तो मैरी मैथ्यूज 100% वहीं थी। हमले के वक्त मैरी मैथ्यूज 1 किलोमीटर के दायरे में थी, इसलिए इसका संबंध मैरी मैथ्यूज से ही है। सोनू पूछता है, लेकिन सर मैरी मैथ्यूज ऐसा क्यों करेगी? गजराज कहता है कि यही तो जानना है। तभी हम देखते हैं कि गजराज सीधा ही आशा संस्था जाकर मैरी से पूछताछ करता है कि आपको डॉग्स पसंद है, तो मैरी बोलती है कि डॉग्स किसको नहीं पसंद। गजराज मैरी से ये पूछता है कि किस वजह से उन्होंने गुड लाइफ हॉस्पिटल का सेमिनार अटेंड किया, जिस पर मैरी बताती है कि हमारी जो संस्था है वो एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए बहुत समय से एक मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहती है, और वो पिछले हफ्ते अपोलो हॉस्पिटल के एनुअल सेमिनार भी गई थी। तभी गजराज ये पूछता है कि आप चर्च पहुंच जाती हो, जिस पर मैरी थोड़ा सा चिढ़ते हुए ये कहती है कि इसमें बुराई क्या है, विक्टिम्स की आउटिंग भी हो जाती है और उनको जीने की थोड़ी सी आशा भी मिलती है, जिसके चलते वो प्रेयर्स वगैरह करते हैं। और वो ये भी बताती है कि हम संडे को पार्क भी जाते हैं। फिर गजराज मैरी से डॉक्टर आदित्य रावत के बारे में पूछता है कि क्या आप उनको जानते हो, जिस पर मैरी साफ मना कर देती है। गजराज पूछते हैं कि श्रुति रावत उनकी बीवी, पर मैरी इस बात पर भी मना करती है। अब सोनू गजराज से पूछता है कि सर कुछ पता चला, जिस पर गजराज कहता है कि नहीं, पर दोनों में से कोई तो है जो कि झूठ बोल रहा है। कल से आदित्य रावत और मैरी पर नजर रखना होगा, और वो ये कहता है कि देखते हैं कि पहले कौन गलती करता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि सोनू और गजराज दोनों ही मैरी और आदित्य के ऊपर नजर रख रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे। इसी बीच मैरी और आदित्य रास्ते में चलते हुए टकराते हैं, पर मैरी की कुछ फाइल जमीन पर गिर जाती हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ बातें हुई और फिर वो अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। ये सब गजराज दूर खड़े हुए रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि चलते हुए मैरी अचानक से रुक जाती है और कुछ देर बाद पीछे मुड़ती है। मैरी फाइल जमीन पर फेंकती है और भागकर आदित्य की गाड़ी का पीछा करने लगती है। आदित्य की गाड़ी के पास पहुंचने पर मैरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और फिर अचानक से वो नॉर्मल हो जाती है। हम ये भी देखते हैं कि मैरी खुद ही कंफ्यूज स्टेट में नजर आ रही थी, यानी कि उसे नहीं पता कि वो वहां पर ऐसे कैसे आ गई। अब गजराज सीधा ही आदित्य के ऑफिस में जाता है, जहां पर आदित्य आता है और ये बोलता है कि मैं पेशेंट के साथ बिजी था, लेकिन गजराज कहता है कि आप सिगरेट पी रहे थे। मैंने आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व किया है, मैं छोटी छोटी बातें सारी की सारी ऑब्जर्व कर लेता हूँ। इनफैक्ट वो ये भी बताता है कि आप ईशा थापर के साथ सिगरेट पी रहे थे। उसका ये कहना था कि मैं अपने काम में बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन ये बात मैं भी नहीं पकड़ पाया जब आपने ये बोला कि आप मैरी मैथ्यूज को नहीं जानते। वो ये भी कहता है कि मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ब्लैकमेल या फिर क्या। और अगर वो अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता है तो उसके लिए उसे कुछ और सोचना होगा। अब आदित्य गुस्से में ये बोल पड़ता है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वहां से चला जाए। अब गजराज फिर से सेम सवाल करता है कि वो मैरी मैथ्यूज को कैसे जानता है, तो आदित्य जवाब देता है कि मैं मैरी को नहीं जानता। गजराज कहता है कि अभी भी बाल भर का फर्क नहीं है आंखों में, सांसों में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोल रहा है। आदित्य कहता है क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, ये झूठ नहीं है, मैं किसी भी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। तभी गजराज उन दोनों की वो मीटिंग वाली फोटोज दिखाता है, लेकिन आदित्य बताता है कि ये मैरी मैथ्यूज नहीं है, बल्कि इसका नाम अंजलि मल्होत्रा है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स की तरह है। वो ये कहता है कि इतने ही अगर परफेक्ट होते तो एक बार गूगल करते और उसको सब पता चल जाता। इतना कहकर आदित्य गेट खोलकर गजराज को जाने का इशारा करता है और कहता है कि अगली बार वो अपॉइंटमेंट लेकर आए।
अब अपने ऑफिस में गजराज अंजलि मल्होत्रा के बारे में देखता है, जहां पर उसे काफी सारी फोटो, वीडियो और आर्टिकल मिलते हैं जहां लिखा हुआ था कि अंजलि मल्होत्रा लीव्स फॉर लॉस एंजल्स। अब गजराज सारे पॉइंट्स को दिमाग में जोड़ते हुए कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से घड़ी के बारे में पूछते हुए अंदर आता है। गजराज कहता है कि अरे तुम किसी भी वक्त अंदर आ जाते हो, घड़ी मिल जाएगी, कुछ और पूछना है तो बताओ। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि खुद से सवाल तो सही कर रहे हो ना, सवाल ये नहीं है कि इनकी शक्लें मिलती हैं कि नहीं, सवाल ये नहीं है कि ये दोनों एक हैं या फिर नहीं, सवाल ये है कि ये जो कोई भी है पर ये डॉक्टर के पीछे क्यों पड़ी हुई है, और ये जो कोई भी है डॉक्टर के लिए बड़ा खतरा है बेटा। यानी कि आई पर्सनली बिलीव कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, ये कोई और नहीं बल्कि शायद से गजराज के पिता ही हैं, क्योंकि वो भी एक डिटेक्टिव ही हुआ करते थे। अब गजराज इस पर यह कहता है कि ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो, जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है और सोनू अंदर आता है। गजराज अब सोनू से पूछता है कि तुम्हें तो मैरी मैथ्यूज के ऊपर नजर रखने को कहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर सोनू बताता है कि मैरी आज प्रोटेस्ट पर गई हुई है मेन मार्केट और आसपास में। तो गजराज सोनू से बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि आसपास का मतलब क्या है, और वो कहीं भी जा सकती है, और ये कहते ही टेंशन में वो अपने स्कूटर पर निकल जाता है। अब आदित्य काम से घर पर आता है तो देखता है कि स्टेयर पर खून पड़ा हुआ था, और खून के निशानों को फॉलो करते हुए वो ऊपर की तरफ जाता है कि तभी ऊपर से तेज चिल्लाने की आवाज आती है। आदित्य भागकर ऊपर जाता है और ऊपर के कमरे का दरवाजा बंद था, अंदर से कुछ टूटने की और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब आदित्य गेट तोड़ने की कोशिश करता है मगर नाकामयाब था। कुछ ही पलों के बाद में गेट अपने आप खुल जाता है और आदित्य अंदर आकर खून के पैरों के निशान और टूटे कांच को फर्श पर देखता है। उसकी नजर जब सामने पड़ती है तो वो देखता है कि श्रुति बालकनी की रेलिंग पर बैठी हुई है। आदित्य श्रुति को कई बार आवाज देता है और वो पीछे मुड़कर थोड़ा सा मुस्कुराती है और आदित्य शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इतने में ही श्रुति बालकनी से कूद जाती है। ये सब देख आदित्य पैनिक में नीचे की तरफ भागता है। नीचे आने पर वो देखता है कि श्रुति के मुंह पर खून था और वो घर से बाहर भाग जाती है। अब आदित्य अपनी कार से उसका पीछा करता है कि इतने में ही गजराज भी वहां पर पहुंच गया था और आदित्य की कार को फॉलो करने लगता है। अब श्रुति जंगलों की तरफ भागने लगती है और आदित्य आवाज लगाते लगाते नोटिस करता है कि गाड़ी की स्पीड 100 पार जा चुकी थी। तभी श्रुति अचानक से ट्रैफिक भरी सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है, लेकिन गनीमत से आदित्य वहां पर गाड़ी रोकता है और बाहर आता है। वो देखता है कि पीछे से बस आ रही है और उसे बचाने के लिए भागता है कि तभी गजराज श्रुति को धक्का देकर उसे बचा लेता है। यानी कि कोई तो चीज थी जो कि इनको मारना तो चाहती है। अब आदित्य श्रुति को गाड़ी में ले जाने लगता है कि तभी वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है, जिसको गजराज नोटिस कर लेता है। गजराज के जाने के बाद हम देखते हैं कि मैरी उसी रोड पर प्रोटेस्ट कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गजराज को रावत हाउस में देख पाते हैं आदित्य से बात करते हुए, जहां पर वो बताता है कि श्रुति कुछ वक्त से डिप्रेशन में है, कभी हेलुसिनेशंस होते हैं, कभी दौरे पड़ते हैं इत्यादि। अब गजराज कहता है कि आपको नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे पता होनी चाहिए थी। आदित्य बोलता है कि ये पर्सनल बात थी और हम इस बारे में बात तक नहीं करते। गजराज पूछता है कि क्या आपको पता है अंजलि मल्होत्रा ये शहर छोड़कर क्यों चली गई थी, जिस पर आदित्य जवाब देता है कि पता नहीं, और अंजलि का आखिर इस केस से क्या लेना देना है, जिस पर गजराज कहता है कि पता नहीं, यही सब तो पता लगाना है। खैर इसी बीच डॉक्टर आकर बताती है कि श्रुति अब रेस्ट कर रही है और उसे इंजेक्शन भी दे दिया गया है, लेकिन एक खुशी की बात ये थी कि श्रुति प्रेग्नेंट थी, जिस पर गजराज नोटिस करता है और ये कहता है कि आप खुश नहीं लग रहे। तो आदित्य बोलता है कि सॉरी, श्रुति की कंडीशन को देखते हुए इट्स अ बिट ओवरवेलमिंग। अब सोनू घर पर माफी मांगने आया हुआ था, मगर गजराज उसे समझाता है कि तुम्हारी गलती की वजह से आज किसी की जान जा सकती थी, और वो वहां से चला जाता है। गजराज अब अंजलि की पुरानी दोस्त रिमल के घर जाकर उससे पूछताछ करता है। वो बताती है कि अंजलि और वो दोनों फर्स्ट ईयर कॉलेज में साथ में बेस्ट फ्रेंड थे और अंजलि को एक लड़के अर्जुन पर मैसिव क्रश भी था। उस दिन असल में 24 दिसंबर था, क्रिसमस ईव थी और मोनू के फार्म हाउस पर पार्टी भी थी। अर्जुन ने अंजलि को बुलाया भी था। उस दिन अंजलि काफी ड्रंक होकर पार्टी में आई थी। अंजलि पार्टी में अर्जुन को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले कमरे में आकर देखती है कि अर्जुन किसी और लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था। ये सब देखकर वो काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। रिमल ने बताया कि जब 2-3 दिन अंजलि का कॉल नहीं आया तो वो उसके घर गई और वहां पर अंजलि की मॉम ने उसको बताया कि अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो LA चली गई है। गजराज अब रिमल से पूछते हैं कि क्या उसको अंजलि की कोई बात कभी अजीब लगी थी, जिस पर रिमल बताती है कि अंजलि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी, बाकी लड़कियों जैसी बिगड़ी हुई नहीं थी। वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती थी हमेशा से। वो इतनी ज्यादा शाय थी कि वो डॉग से भी डरती थी। और इस बात को सुनकर गजराज थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। अब वो सोनू को स्टेशन से अंजलि की एक्सीडेंट की फाइल लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम रावत हाउस में ये देखते हैं कि आदित्य कमरे में इधर उधर घूमते हुए सोच रहा था। जब श्रुति ने कहा कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए तो आदित्य गुस्से में पूछता है कि जस्ट टेल मी
हाउ डिड यू गेट प्रेग्नेंट, जिस पर श्रुति कहती है कि मेरा बर्थडे, और हम एज एन ऑडियंस कुछ फ्लैशबैक देखते हैं और इस पर आदित्य कहता है कि आई वॉज ड्रंक। तो श्रुति उदास होकर कहती है कि प्लीज ऐसे मत बोलो, पर आदित्य बोलता है कि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तभी आदित्य को पीछे से कुछ पटकने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि श्रुति कॉन्स्टेंटली अपना सर दीवार पर पटके जा रही थी, ये बोलते हुए कि मत बोल मत बोल। जब आदित्य श्रुति को रोकने की कोशिश करता है तब श्रुति आदित्य का गला पकड़कर उसे एक हाथ से उठा लेती है। अब आदित्य कुछ कोशिश करने के बाद उसको बेड से बांध देता है और इंजेक्शन तैयार करने लगता है कि इतने में हम देखते हैं कि बेड वर्टिकली खड़ा हो गया था और श्रुति भारी आवाज में फिर से बोल रही थी मत बोल मत बोल। तभी आदित्य जोर से श्रुति का नाम चिल्लाता है और अचानक से बेड नीचे गिरता है। अब गजराज सोनू से अंजलि की एक्सीडेंट की फाइल पढ़वाते हैं कि 2014 24 ऑफ दिसंबर क्रिसमस ईव रात के 1:30 बजे अंजलि मल्होत्रा खुद कार ड्राइव कर रही थी, काफी ड्रंक भी थी, जो कि ब्लू SUV 3012। वो नेशनल हाईवे 21 पर थी और एक शॉर्टकट लेकर वो लौट रही थी कि अचानक से सामने एक ट्रक आ गया था और उनका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ड्राइवर रमाकांत यादव अंजलि मल्होत्रा को पास वाले गुड लाइफ हॉस्पिटल में लेकर गया था, यानी कि जिसका आदित्य अभी MD है, और वहां पर उनका ट्रीटमेंट हुआ। गजराज कहता है कि आगे पढ़ो, लेकिन सोनू बोलता है कि फाइल में आगे कुछ नहीं है, यानी कि ना ही कोई क्रिमिनल चार्जेस ना ही कोई इंश्योरेंस क्लेम हुआ। तभी गजराज सोनू से कहता है कि रिपोर्ट बदली हुई है और उन्हें यकीन है कि कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। अब गजराज सीधा अंजलि के पिता राकेश मल्होत्रा से मिलता है, जहां पर वो इस पूरे हादसे के बारे में बात करते हैं, लेकिन गजराज बस यही कहता रहता है कि उसे सच जानना है। वो ये बोलता है कि एक्सीडेंट की रात अंजलि की बॉडी में कम से कम आधी बोतल शराब थी, जिसकी डिटेल पुलिस फाइल्स में नहीं है, इसलिए वो सच जानना चाहता है। अब राकेश बताता है कि अंजलि के एक्सीडेंट के बाद उसे फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत थी, जिसका रिकवरी पीरियड लंबा था, तो वो उसे LA ले गए और अंजलि ने वहीं पर सेटल होने का फैसला किया। जिस पर गजराज कहता है कि मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ आशा फाउंडेशन लॉस एंजलिस में तो नहीं है, और कॉस्मेटिक सर्जरी से इंसान की हाइट या फिर स्किन भी बदल जाती है क्या? गजराज का ये कहना था कि मैरी मैथ्यूज और अंजलि एक ही है, और इससे पहले कि आप कोई और कहानी रचें, याद रखिएगा कि DNA टेस्ट से सब कुछ पता चल जाएगा। अब राकेश गहरी सांस लेकर बताता है कि लॉस एंजलिस में एक टॉप सर्जन ने अंजलि पर काम किया और उसको एक नया चेहरा दिया। जब अंजलि लौट कर आई तो वो एक नई इंसान बन चुकी थी, बहकी बहकी बातें और अजीब हरकतें करने लग गई। फिर वो जुट गई अपने जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की जिंदगियों को सुधारने में। इनफैक्ट वो ये नहीं चाहती कि किसी को उसका पास्ट पता चले या फिर ये पता चले कि वो राकेश मल्होत्रा की बेटी है, और उसने भी इस बात की रिस्पेक्ट करी। जाते जाते गजराज राकेश से ये पूछता है कि जब वो गुड लाइफ हॉस्पिटल में गई होगी तो पक्का उसका इलाज डॉक्टर आदित्य ने किया होगा, जिस पर राकेश हाँ बोलता है। गजराज तभी ये कहता है कि पता नहीं आदित्य मुझे ये बात बताना क्यों भूल गया। अब गजराज श्रुति से मिलकर उसे मुबारकबाद देता है, जिसके बाद में श्रुति पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं, लेकिन वो बताता है कि नहीं, बट उसका ये कहना था कि इतना तो है कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। गजराज अब श्रुति से अंजलि मल्होत्रा के बारे में पूछता है, जिस पर वो मना कर देती है। वो ये भी कहता है कि तुम तो 2 साल पहले काम भी करती थी अपने हस्बैंड के साथ में, तो फिर छोड़ क्यों दिया? इस पर वो ये कहती है कि 2 डॉक्टर्स एक साथ रहना थोड़ा सा अजीब हो जाता है, घर का माहौल काफी खराब हो गया था, जिसके चलते वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब तभी श्रुति मैरी के बारे में पूछती है, जिस पर गजराज बताता है कि अंजलि और मैरी असल में एक ही इंसान है। तभी गजराज ये सजेस्ट करता है कि डॉक्टर आदित्य और अंजलि को एक जगह पर मिलना होगा, तभी ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जहाँ पर कुछ भी होता है वहाँ पर अंजलि जरूर रहती है। अब हम ये जानते हैं कि हर वेडनेसडे को अंजलि चर्च में आती थी, तो गजराज, श्रुति और आदित्य चर्च के अंदर चले जाते हैं, जहां पर आदित्य तो चर्च के अंदर बैठ गया था और ऊपर श्रुति और गजराज आराम से खड़े हुए थे, सब कुछ नोटिस कर रहे थे। तभी अंजलि वहां पर आती है, सारे के सारे विक्टिम्स को लेकर वो प्रेयर्स करते हैं और बाहर चले जाते हैं। सब सोचते हैं कि सब कुछ ठीक रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि अंजलि इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन तभी होता यह है कि जो अंजलि होती है वो चर्च में वापस आ रही होती है। चर्च का दरवाजा खुलता है और अंजलि आदित्य के सामने खड़ी हुई थी। अब आदित्य उसे देखकर नर्वस होकर हाय कहता है और उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाता है कि इतने में ही अंजलि एक हाथ सामने लाती है और आदित्य वहीं हवा में लेविटेट करने लग गया था। चर्च की सारी कैंडल्स भी बुझ गई थी, किताबों के पन्ने पलटने लगे थे और देखते ही देखते आदित्य बहुत ही ज्यादा दिक्कत में था। अंजलि के चेहरे पर बहुत ही भयानक गुस्सा भी होता है और ये देखकर श्रुति खुद को रोक नहीं पाती और चिल्लाते हुए अंजलि का नाम लेती है। अंजलि आदित्य को हवा में धक्का देकर कांच के ऊपर फेंक देती है और वहां से भागने लगती है। अब श्रुति आदित्य को संभालती है और गजराज सीधा अंजलि के पीछे भागता है, लेकिन वो कहीं जंगलों में गायब हो गई थी। वहीं अब श्रुति और आदित्य के बीच में लड़ाई हो रही होती है कि वो नोटिस करते हैं कि घर की सारी पेंटिंग्स पर क्रॉस के निशान बन चुके थे।
तभी अंजलि एक जगह रुककर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। अब यहाँ पर शाम भी ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। खैर गजराज अब उसी रास्ते पर पहुंच जाता है जहाँ पर अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर अब वो पूरे सिनेरियो को इमेजिन करता है कि ये कैसे हुआ होगा। खैर तभी गजराज के पास में वही बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि उससे ये कहता है कि उसने इस केस के सबसे इम्पोर्टेंट विक्टिम का तो बयान लिया ही नहीं, जो कि था ट्रक ड्राइवर। अब ट्रक ड्राइवर बताता है कि उस दिन अंजलि की हालत बहुत खराब थी, उसकी बॉडी के ऊपर 2 जानलेवा जख्म थे, लेकिन फिर भी उसने उसकी जान बचाई। बट उसे क्या मिला, नौकरी से निकाल दिया गया और झूठ बताया गया कि वो दारू पी के ट्रक चला रहा था, जबकि चीजें अपोजिट हुई थी। अब ये सब सुनकर गजराज आदित्य से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उसे गुस्से में कहता है कि उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन गजराज फिर भी कहता है कि जिस डॉक्टर ने अंजलि की जान बचाई वही उसको मारना क्यों चाहती है, ये सब कुछ मैच नहीं कर रहा है। बट ऑब्वियसली अब गजराज ने फैसला कर लिया था कि वो सारी सच्चाई जानकर रहेगा। लेकिन अब आदित्य गुस्से में आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी गजराज के पीछे हॉस्पिटल के रूम की जो लाइट्स होती हैं वो अचानक फ्लिकर करने लगती हैं। वो ऊपर चेक करने जाता है तो देखता है कि ऑपरेशन रूम की लाइट फ्लिकर कर रही थी और वहां एक दीवार पर क्रॉस का निशान था। वो हॉल में देखता है कि तभी उसके पीछे टंगा हुआ क्रॉस नीचे गिर पड़ता है। उसकी नजर रूम नंबर 11 पर जाती है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गजराज एक अनजान घर की बेल बजाता है, जिसके बाहर कुछ जर्मन शेफर्ड्स थे। दरवाजा खुलने पर हम एक बूढ़े कपल को देख पाते हैं कि तभी गजराज श्रुति को कॉल लगाकर मिलने के लिए कहता है, लेकिन श्रुति मना कर देती है। गजराज ये कहता है कि हॉस्पिटल से जितना दूर हो सके दूर रहिएगा, वो वहां पर जरूर आएगी, यानी कि अंजलि वहां जरूर आएगी। लेकिन श्रुति बात सुने बिना ही कॉल काट देती है, जैसा कि उसके साथ उसके पति ने किया था। खैर अब श्रुति और आदित्य हॉस्पिटल की न्यू विंग की ओपनिंग के लिए हॉस्पिटल में थे कि वहां पर वो दोनों नोटिस करते हैं कि कोई भी ऑडियंस, कोई मीडिया या फिर फोटोग्राफर वहां पर नहीं आया था। तभी श्रुति आदित्य से कहती है कि सब कुछ अच्छे से होगा और न्यूज़पेपर में फ्रंट पर उनकी फोटोज आएंगी, उसको पेशेंस रखने की जरूरत है। खैर इतने में हम देखते हैं कि वहां राकेश मल्होत्रा हॉस्पिटल में आता है, जो कि एज अ चीफ गेस्ट रिबन काटने आया था। ये सभी अब 3rd फ्लोर पर जाते हैं, जहां पर लिफ्ट में राकेश बिजनेस नंबर की बातें करते हैं। खैर अब 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही उन्हें गजराज मिलता है। आदित्य गजराज से गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर गजराज बोलता है कि ये सवाल तो मुझे इनसे करना चाहिए, यानी कि राकेश से। खैर यहाँ पर एक सवाल का जवाब तो मिल चुका था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इतनी कम उम्र में आदित्य जैसा मामूली डॉक्टर इस हॉस्पिटल का MD कैसे बन गया, क्योंकि उस पर राकेश मल्होत्रा का हाथ था। ये सब सुनकर राकेश गुस्से में वहां से जाने लगता है कि तभी आदित्य दिया जलाने के लिए कहता है। गजराज बोलता है कि जला दीजिए वरना अपशकुन होगा। अब राकेश जल्दी से दिया जलाता है, लेकिन दिया बार बार बुझ रहा था। अचानक से वहां की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती हैं। सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है, जैसे कि कोई भूकंप आया हो, और सबके सामने खिड़की से वहां पर अंजलि उड़ती हुई आ जाती है। वो राकेश और उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हवा में उड़ाकर इधर उधर फेंक देती है। ये देखकर आदित्य अंजलि से माफी मांगने लगता है, लेकिन अंजलि आदित्य का गला पकड़कर उसे घसीटते हुए जमीन पर पटक देती है। फिर अब वो श्रुति की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन गजराज बीच में आ गया था। लेकिन तभी अंजलि गजराज को भी दूर फेंक देती है और श्रुति को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ऑपरेशन बेड पर फेंक देती है और गला पकड़कर एक कैंची उठाकर मारने ही वाली थी कि पीछे से गजराज आवाज लगाता है अम्मू, और वो वहीं पर रुक जाती है। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहां पर सभी लोग मौजूद थे, यानी कि वो बूढ़ा कपल, गजराज, आदित्य, सोनू और राकेश। वो कपल कई आवाज लगाकर रुकने के लिए कहते हैं और फाइनली वो अपने आप को संभालती है और रुक जाती है। तभी गजराज श्रुति और आदित्य को बताता है कि ये लड़की अंजलि या फिर मैरी मैथ्यूज है ही नहीं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वो उस बूढ़े कपल की बेटी अम्मू है, यानी कि एमी मैथ्यूज। अब एमी के माता पिता उसको संभालते हैं और एमी आदित्य को गुस्से में कहती है कि सच बता। तब गजराज कहता है कि तुम पूरी कहानी बताओगे या फिर मैं बताऊं। तभी हमको दिखाया जाता है कि 2014 24 दिसंबर की रात को जब अंजलि को एडमिट करा गया था और उसके पापा यानी कि मिस्टर राकेश मल्होत्रा वहां पहुंचे, तो आदित्य ने उनको बताया कि वो अंजलि को बचा नहीं पाएंगे, उसका हार्ट बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है, यानी कि बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो गया था। जिस पर राकेश आदित्य को कोने में ले जाकर लालच देते हैं कि ये पूरा हॉस्पिटल उसका होगा, तुम जो बोलोगे मैं कर दूंगा, बस तुम मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन आदित्य बार बार कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी वहां श्रुति आकर बताती है कि एक रास्ता है। आदित्य उसको समझाता है लेकिन श्रुति नहीं मानती। श्रुति तभी रूम नंबर 11 में कोमा के अंदर पड़ी हुई एक लड़की को मारकर उसका हार्ट निकालकर अंजलि की हार्ट सर्जरी करने के लिए कहती है। आदित्य उसे बहुत रोकता है, समझाता है, लेकिन वो वेंटिलेटर का प्लग
निकाल चुकी थी और एमी उसी वक्त मारी जाती है, यानी कि रूम नंबर 11 में कोमा में एमी मैथ्यूज पड़ी हुई थी, यानी कि उसी बूढ़े कपल की लड़की। एमी की स्पिरिट अब ये देखती है कि कैसे उसका दिल निकाल लिया गया और अब उसके बूढ़े माता पिता का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। वो कहती है कि मार दिया तुम तीनों ने उसको मिलकर। अब आपको याद होगा कि राकेश मल्होत्रा ने यह कहा था कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहती थी, एलए से आने के बाद वो बिल्कुल बदल चुकी थी। तभी गजराज बताता है कि ऐसा नहीं है। असल में अंजलि जब ठीक हुई थी तो उसके ठीक होने के बाद एमी की स्पिरिट ने उसे पदस्थ कर लिया और वो असल में वो सारे काम करने लगी थी जो कि एमी किया करती थी। श्रुति को एमी की जान लेने के गिल्ट की वजह से डिप्रेशन हुआ था और दवाइयां चलने लगी। वो दोनों शिमला छोड़कर यहाँ अनंतवन आ गए थे, लेकिन तकदीर ने खुद उनको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था। सबसे बड़ी बात कि मैरी मैथ्यूज के अचानक से ही वार करने की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये सब तब पता चला जब मैरी के ऑफिस में हार्ट पेशेंट्स की पिल्स मिली थी। एक 25 साल की लड़की के पास ये पिल्स क्या कर रही थी? क्या उस दिन एमी और मैथ्यू की मौत एक कोइंसिडेंस थी या फिर एक प्लान हुआ मर्डर था? अब तभी वहां पुलिस आ जाती है जो कि गजराज ही लेकर आया था और श्रुति, आदित्य और राकेश को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया था। खैर 6 महीने बाद श्रुति एक बच्चे को जन्म देती है जिसे गजराज गोद ले लेता है। जी हाँ, शुरुआत में हमको जो लड़का दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि वो श्रुति और आदित्य का ही बच्चा था जिसको गजराज ने गोद ले लिया। खैर अब गजराज को बधाई देने वो बूढ़ा व्यक्ति आता है। उनके बीच कुछ बातें होती हैं। वो कहते हैं कि एक उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे ना ही मिलो तो अच्छा है, मगर मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, चलता हूँ। तभी हम ये देखते हैं कि शॉकिंगली वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर की तरफ जाते हुए हवा में गायब हो जाता है और यही शायद से गजराज के पिताजी थे जो कि एक डिटेक्टिव हुआ करते थे एंड माइट भी उनकी आत्मा बार बार अपने बेटे की हेल्प करने के लिए आया करती थी। तो आप समझे यहाँ पर हुआ क्या है। असल में जो अंजलि होती है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते वो मारी जा चुकी थी, यानी कि उसका हार्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट करने की वजह से वो बच सकती थी। तो राकेश मल्होत्रा जो था वो पैसे वाला था, उसने श्रुति और आदित्य को लालच दिया था जिसके चलते वो इस हॉस्पिटल के एमडी बन गए थे। और यहाँ पर जो मेन कल्प्रिट शुरुआत में होती है वो मेरे ख्याल से कोई और नहीं बल्कि वो श्रुति ही थी, क्योंकि उसे करियर में आगे बढ़ना था और शायद यही रीजन था कि आदित्य उसे हमेशा खफा खफा रहा करता। उसी ने रूम नंबर 11 में जाकर एमी का वेंटिलेटर ऑफ कर दिया था जिसके चलते उसके ही हार्ट को निकाल लिया गया। और जब अंजलि को एमी की स्पिरिट ने पदस्थ किया तो उसने अपना नाम बदलकर मैरी मैथ्यूज कर लिया था। वो अपने माता पिता से ही अलग हो गई थी। इनडायरेक्टली शायद वो अपने असली पेरेंट्स यानी कि जो एमी की स्पिरिट थी वो अपने असली पेरेंट्स की देखभाल कर रही होगी, साथ ही साथ ढेर सारे पेशेंट्स की भी। तो अब आपको सारा ट्विस्ट समझ में आ गया होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अद्भुत फिल्म की कहानी जो कि प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म है। यहाँ पर कोई थ्योरी या फिर समझाने जैसी चीज नहीं है। जो ट्विस्ट जो प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पर था वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, स्माइल 2 मूवी जरूर देखना, काफी बढ़िया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिलेगा। और हाँ, रोड टू 1 मिलियन शुरू हो चुका है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए